बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। 92 न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम सुबह नूर में आपका मेज़बान ग़ुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी हाज़िर खिदमत है। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमहुल्लाह ताला की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सय्यदुना अल-मुख़बिरुल ग़ैब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार गैब की ख़बरें देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह ताला आप पर, आपकी आले पाक पर और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत सय्यदुना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान कोई दरख्त या खेती उगाता है फिर उसमें से कोई इंसान, जानवर या परिंदा कुछ खा लेता है तो ये उसके लिए सदका शुमार होता है। ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। नाज़रीन मुकर्रम, हमारा आज का मौजू है शजरकारी की फ़जीलत और अहमियत। आज पौधों की हिफाजत का आलमी दिन है और हमें ये सआदत हासिल हो रही है कि हम इस अहम दीनी, मज़हबी, कौमी और मिली मौजू पर गुफ्तगू करें। दरख्त, पौधे और नबातात अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमतें हैं जो उसने हम इंसानों के लिए इस दुनिया में उतारी और हमसे ये तवक्को रखी कि हम उनके हुकूक का भी ख्याल रखें और उनसे अपने दायरे कार में रहकर हर मुमकिन इस्तिफ़ादा करें। दरख्तों, पौधों और नबातात के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल हैं और मुतअद्दिद फ़वाइद हैं जिस पर हम आज बहुत तफसील से बात करेंगे। हमें ये एहसास होना चाहिए कि जितनी भी इल्हामी किताबें हैं उन सब में किसी न किसी तरह दरख्तों का और पौधों का ज़िक्र मौजूद है। हमारा मज़हबी लिटरेचर, जिसमें ख़ुसूसन अहादीस सर फ़हरिस्त हैं कुरान करीम के बाद, उनमें भी दरख्तों की और पौधों की अहमियत बयान फरमाई गई है। नबातात की बहुत अहमियत बयान फरमाई गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बहुत ही मिसाली और इंसानियत दोस्त हुक्म नाफिज़ फरमाया वो ये था कि शदीद जंग की हालत में भी आप दुश्मनों के पौधों और उनके दरख्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अंदाज़ा फरमाइए कि क्या आलम होगा दीन मुबीन इस्लाम में दरख्तों और पौधों की अहमियत का। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना इस बात का शाहिद है कि आप पौधों से, दरख्तों से और नबातात से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। कुरान करीम में है ना कि अश्शजर यसजुदान, कि दरख्त भी सजदा करते हैं। अब उनके सजदे की नौइयत हम नहीं जान सकते हैं कि वो कैसे सजदा करते हैं। अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ये एस्पेक्ट है इसका मज़हबी। अब इसका एक साइंसी और माहौलियाती और तिब्बी पहलू भी है। हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं ये हम महसूस करते हैं कि अशरफुल मखलूक़ात के लिए रोज़ बरोज़ कई हवालों से तंग होती जा रही है। ख़ुद हमारी अपनी बदआमालियों के नतीजे में और बेएहतियातियों के नतीजे में। एक दरख्त जितना फ़ायदा मंद है ऑक्सीजन पैदा करने में और दीगर ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में, माहौलियात को साफ़ सुथरा और सेहतमंद रखने में, उसका हमें एहसास ही कोई नहीं है। उससे हमें दीगर जितने इक़्तिसादी फ़वाइद मिलते हैं उसकी तरफ भी हमारी पूरी तवज्जो नहीं है। किसी भी शहर में, किसी भी ख़ित्ते में, किसी भी मुल्क में उसके रकबे के तनासुब से जंगलात की और दरख्तों की एक ख़ास शरह होनी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आलमी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में दरख्तों और पौधों की शरह ख़तरनाक हद तक कम है। उसके क्या क्या नुकसान होते हैं? फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती है, माहौलियाती बेइतदालियाँ शुरू हो जाती हैं, तवाज़ुन बिगड़ जाता है फ़ितरत का, और तरह तरह के मसाइल उससे जन्म लेते हैं। उसके अलावा नाज़रीन मुकर्रम, बहुत एक अहम मसला ये है कि हम बहुत सारे पौधे और बहुत सारे दरख्त दरामद करते हैं, दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि क्या वो ये अमल मुफीद है या मुफीद नहीं है। कुछ दरख्त ऐसे हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने पैदा इस तरह किया है कि उनसे कुछ मसाइल पैदा होते हैं, उनका हम तदारुक कैसे कर सकते हैं। फिर किसान जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जो इतना ज़्यादा पानी पीते हैं सतह ज़मीन के नीचे कि उससे पानी की सतह बहुत गिर जाती है। तो ऐसे दरख्तों को किन इलाकों में लगाना चाहिए और किन इलाकों में नहीं लगाना चाहिए।
किसानों से बेहतर कौन जानता है कि बाज़ ऐसे दरख्त हैं जो जहाँ लगते हैं तो उनके नीचे फसल नहीं होती। इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। ये सारे वो मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, खुसूसन पौधों के जो फ़वाइद हैं और माहौलियाती फ़वाइद हैं, वो हमारा आप यूँ समझ लीजिए कि मजहबी नुक्ता नज़र के बाद सबसे अहम मसला ये होगा, इसलिए कि हम ऐसे ख़तरनाक एक मोड़ पे खड़े हैं कि अगले कुछ अरसे में हमें शदीद पानी की किल्लत का सामना होगा। नाज़रीन मुकर्रम, हमें पानी का एक एक कतरे का हिसाब देना है बारगाह इलाही में, और हमें पानी के एक कतरे को यूँ देखना चाहिए और यूँ इस्तेमाल करना चाहिए जैसे हम अपने खून के कतरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कि ये वो माया हयात है, मादा हयात है, जिससे कायनात की हर चीज़ तख्लीक हुई है, और इस पर खुदा न खास्ता आगे जंगें ना शुरू हों और कहत सालियों की नौबत ना आ जाए, तो हमें पानी के इस्तेमाल में भी बहुत मोहतात होना चाहिए और शजरकारी को एक दीनी और मिली फ़रीज़ा समझकर और एक कौमी फ़रीज़ा समझकर भी अपने लिए बहुत ज़रूरी करार देना चाहिए। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो बहुत ही मोहतरम मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद ख़ान साहब हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत मोहतरम प्रोफेसर जमील अनवर चौधरी साहब हमारे असातिज़ा में से हैं, बहुत सीनियर हमारे रफ़ीक़ कार हैं, बहुत फ़आल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने सब्जेक्ट में दुनिया जानती है उन्हें। कई नस्लें इनकी शागिर्द हैं, पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, पाकिस्तान से हट के भी। हमारे बॉटनी के बहुत ही मोहतरम रफ़ीक़ कार जनाब डॉक्टर अब्दुर्रहमान नियाज़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। प्रोफेसर सईद साहब, इस्लाम ने दरख्तों को क्या अहमियत दी है और शजरकारी की फ़जीलत, कुरान करीम में कुछ दरख्तों का ज़िक्र है, कुछ अलामती इस्तारी ज़िक्र भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोफेसर साहब। हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जब दरख्तों की तरफ नज़र डालते हैं तो यूँ लगता है कि बशर और शजर का चोली दामन का साथ। बहुत खूब। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और जब उनको पैदा करने के बाद आजमाइश से गुजारने के लिए जन्नत में भेजा। हमारी कहानी में पहला काम ही शजर का है, शजर ममनुआ। क्या हुक्म दिया? जी हाँ, फरमाया कि वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। ये दरख्त है, इसके करीब नहीं जाना। यानी आगाज़ हुआ है इंसानियत का, दरख्त मौजूद है। वाह। और जब इख्तिताम होगा वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सुभान। वहाँ भी बागात हैं, वहाँ भी बागात के अंदर चश्मों में और लुत्फ़ इनाम मिलेगा। हम ये देखते हैं कि परवरदिगार आलमीन जो रहमान और रहीम है, रऊफ़ुम बिल इबाद है, वो फरमाता है कि हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। जी, ए लोगो, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन की हर शय तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाई। जी हाँ, ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़े तौर पर ऑर्डर है, हुक्म है, उसका ऐलान है कि जानवर पैदा हुए तेरी वफ़ा के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब जहाँ तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की खिदमत के लिए बनाई है। वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि एक दिन अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार पर एक छिपकली को बैठे हुए देखा तो फरमाया कि ए अल्लाह, तूने इसको किस लिए पैदा किया? क्या हिकमत है इसकी तख्लीक की? तो जवाब मिला कि ए मेरे कलीम, यही सवाल तुझसे पहले ये छिपकली कर चुकी है कि अल्लाह तूने कलीम को क्यों बनाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इस हकीकत को अगर इंसान अपने ज़हन में बिठा ले कि मेरे खालिक व मालिक ने कायनात की एक एक चीज़ मेरी नफ़ा रसानी के लिए, मेरी खिदमत गुजारी के लिए, यानी मुझे मखदूम कायनात बनाकर, और फिर ख़ास तौर पर जब हम दरख्तों पर नज़र डालते
हैं तो ये तो ज़मीन का एक गाज़ा है, बेशक जेवर है, इसके माथे का एक झूमर है। उनके बारे में कुरान करीम ने कितने ही मकामात पर हमें बताया कि हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस्समा, अल्लाह वो है जिसने आसमान से पानी तुम्हारे लिए उतारा, सुभान अल्लाह। उस पानी को तुम पीते हो, जानवरों को पिलाते हो, और फिर उससे दरख्त उगते हैं और वो दरख्त तुम्हारे लिए फलों का मूजब बनते हैं। वमा अमिलत ऐदीहिम, और इस काम आते हैं कि उनसे तुम अपने हाथों से काम करते हो। क्या बात। अब दरख्तों की जो लकड़ी है उस पर क्या कुछ काम हो रहा है दुनिया में, इस पर एक पूरे प्रोग्राम की ज़रूरत है कि इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के इस अता करदा दरख्त की बदौलत, फिर ये कि तुम उनके साए में बैठते हो, उन पर तुम्हारे लिए तरह तरह के परिंदे पनाह लेते हैं, उनके फल तुम्हें तरह तरह की ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो परवरदिगार आलमीन ने कुरान करीम में जिन दरख्तों का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया, उनमें हम ये देखते हैं कि वत्तीन वज़ैतून, जी, इंजीर का दरख्त, जैतून का दरख्त, वल आनाब, अंगूरों के बागात, वन नखील, खजूरों के बागात, सिदरा का जिक्र है, बेरी के दरख्त का जिक्र, रुम्मान का, अनार का जिक्र है, और इसी तरह तूबा का जिक्र है। तो ये जो फैज़ साहब कहा जाता है कि जो हमारी मालूमा दुनिया है उसकी जो सरहद है वो सिदरतुल मुंतहा है, तो वो भी क्या कोई एक दरख्त है? जी, वो भी एक बेरी का दरख्त है, और उसके पत्ते हाथी के कान की तरह और बड़े बड़े अंदाज में बयान किया गया। यानी सरहद पर भी अल्लाह ताला ने दरख्त रखा है, वो एक अलामत के तौर पर है। और रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी आगे तशरीफ़ ले गए इंसानियत को। वो तो आका अलैहिस्सलाम की हदों का तो बेशक अंदाज़ा कर सकता है, कोई हद है उनके उरूज की, सरला मकान से तलब हुई। लेकिन आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने उस सिदरा के ज़रिए भी बता दिया कि ये दरख्त इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत हैं, किस कदर उसके लिए पहचान रखते हैं। तो इन तालीमात की रोशनी में हमें इस हकीकत को सामने रखते हुए कि कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह ने हमारी नफ़रसानी के लिए बनाई है, उसकी हिफाजत करना, उसकी देखभाल करना, उसको तरक्की देना, उसको उरूज पर पहुँचाना और उससे कमा हक को हुए इस्तेफादे के लिए हमारी जिम्मेदारी है। ये इस्लाम का एक हुस्न। बहुत खूब। प्रोफेसर जमील साहब, दरख्तों के जो साइंसी और तिब्बी फ़वाइद हैं और इक़्तिसादी फ़वाइद हैं, मसलन ऑक्सीजन देते हैं, हम उनके फल और साए से इस्तेफ़ादा करते हैं, माहौलियात को पाक साफ़ रखने में मदद देते हैं, एक तो आप ये फ़रमाएंगे। और फिर ये कि पाकिस्तान बहुत ही खुशनसीब ख़ित्ता है कि इसमें इतनी वैरायटी है दरख्तों की, और बहुत इतने शायद ही कहीं होते हो। इरशाद कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पे मेरे ख़्याल में इस जैसे 20 प्रोग्राम भी किए जाएँ तो शायद थोड़े। बेशक। दरख्तों की अहमियत पे और उनके फ़वाइद पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी भी गई हैं। जी। इस कुराए अर्ज़ पे इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जिस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत है वो हवा यानी ऑक्सीजन। हमारी हवा में तकरीबन 70% के करीब नाइट्रोजन है। अच्छा। कोई 19 कुछ जो है वो ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेनिश होती रहती है। अच्छा। इसके इस्तेमालात तो बहुत हैं। जहाँ कोई आग जलती है ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, बच्चा पैदा होता है सांस लेना शुरू करता है ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। लेकिन कुदरत ने इसका एक बैलेंस, इसका एक सर्कल जो है वो रखा हुआ है। ये नबातात, दरख्त, पौधे, ग्रीनरी, जी, ये सूरज की रोशनी और पानी लेकर अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और वो ऑक्सीजन जो है वो इंसानों को, हिवानों को, चरिंदों को, परिंदों को जो है वो ज़िंदा रखे। क्या बात है। तो उससे ये जो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता अगर हमारे कुर्राए अर्ज़ पे मतलूबा तादाद में दरख्त, ग्रीनरी, पौधे, फसलें जो हैं वो मौजूद हों। बेशक। तो ये तो सबसे, यानी हमारी ज़िंदगी की यूँ कह लें कि जो इस कुर्राए अर्ज़ पे ज़मानत है वो दरख्त हैं, वो ऑक्सीजन जो पैदा करते हैं। उसके बाद आ जाइए, हम जो ग़िज़ा हासिल करते हैं जी,
हमारा अनाज, हमारे फल, हमारे ये नट्स वगैरह, हमारे कई तरह के ऑयल्स, ठीक है, हाँ। ये हम सारे के सारे जो हैं, अनाज को ही लीजिए, ये सारे के सारे जो फसलें हैं, ये ग्रीनरी है, ये नबातात है जो हमारी खुराक में हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद फल हैं, बेशुमार तरह के, बेशक, वो भी हमारी ग़िज़ा का जो है वो एक बड़ा अहम जो है वो हिस्सा है, वो हम यहाँ से हासिल करते हैं। कई तरह के आप तेल इस्तेमाल करती हैं, कैनोला ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल, फलाना ऑयल, ये पौधों से हासिल किए जा सकते हैं। बेशुमार नट, ये मूंगफली, ये अखरोट, ये बादाम, ये हम पौधों से हासिल करते हैं। तो हमारी खुराक ये जो है ये एक दूसरा पहलू है। तीसरे पे आ जाइए, जो इंसानी सेहत है, आज से ज़रा आप कोई 100, 150, 200 साल पीछे चले जाएं जी। यानी हमारी सारी जो मेडिसिन थी वो पौधों पे उसका इन्हिसार, बेशक बेशक, पूरी दुनिया में। ये तो एलोपैथी को तो शुरू हुए ज़्यादा से ज़्यादा 150, 200 साल हुए होंगे। उससे पहले हमारा सारा इलाज जो था, चाहे वो जिल्द का था, चाहे वो अंदरूनी बीमारियों का था, वो पौधों पे था। ठीक है, पौधों की जड़ें, पौधों के छाल, पौधों के बीज, पौधों के पत्ते, हर चीज़ जो है आज भी हमारा बेशुमार इलाज जो है वो पौधों से आता है। आप यकीन करें कि एलोपैथी में अब भी बेशुमार दवाएं जो हैं वो पौधों से हासिल की जाती हैं। उनसे हासिल करने के बाद उनकी टैबलेट्स या उनके इंजेक्शन जो है वो बनाए जाते हैं। बुनियाद पौधे ही हैं। एग्जैक्टली, पौधे जो हैं वो ऐसे ऐसे केमिकल बनाते हैं, यानी अगर इनमें न्याय साहब जानते हैं, थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये कुदरत का एक ऐसा शाहकार है कि ये बहुत छोटे छोटे मालिक्यूल लेके पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और इतने कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स बना देते हैं जो बाहर लेबॉर्ट्री में अभी तक नहीं बन सके। ऐसी कुदरती लेबॉर्ट्री है और बगैर किसी खर्च के सारा काम कर रहे हैं, और वो बनाए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और हम अक्सर फैक्ट्रियाँ जो हैं या ये जो मैन्युफैक्चर हैं मेडिसिन के, ये बहुत सारी दवाइयाँ आज भी जो है वो सैलिसिलिक एसिड है, एस्प्रिन है और कई दवाइयाँ हैं जो पौधों से हासिल करके, कुछ रंग और खुशबुएं भी पौधों और उनसे मैं आ रहा हूँ उस तरफ। तो ये सारी हमारी मेडिसिन का एक बहुत सारा बड़ा हिस्सा जो है वो आज भी जो है वो पौधों पर डिपेंड करता है। फिर ये आपकी जो हर्ब्स हैं, हाँ, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत रिच है हर्ब्स में, कोई शक नहीं। बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे अल्कलॉइड्स जो आज भी इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, वो पौधों से जो है वो निकलती हैं। हाँ। पौधों से आप खुशबूयात, पौधों से आप रंग, पौधों से आप लकड़ी, पौधों से आप कागज़, क्या बात, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो बनाते हैं। पौधों से आपको गूंद हासिल होती है, पौधों से आपको रबर हासिल होता है, ठीक है। फिर आप माहौलियात की तरफ आ जाइए, यानी ज़मीन का टेम्परेचर ये ना होता अगर पौधे ना होते। अल्लाह अल्लाह। सूरज इसको जला के रख देता। सूरज की गर्मी, सूरज की को शेड देने के लिए, यानी ज़मीन को ठंडा रखने के लिए अल्लाह ताला ने पौधों का ये भी जो है ना वो ये तो सचमुच एक छतरी है हमारे। हर पत्ता जो है वो पानी एवेपोरेट कर रहे हैं। वाह वाह। उस एवेपोरेशन से ठंडक पैदा हो रही है। सुभान अल्लाह। और उस ठंडक से इस कुराए अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक मोतदिल है। क्या टेम्परेचर जो है वो कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि जैसे भी आपने कहा कि हमें खुदा ताला ने बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मुल्क दिया हुआ है जिसमें हर नेमत जो है वो मौजूद है, अब भी मौजूद है बेशक। लेकिन हमें, आई एम सॉरी टू से, कि हमें उन नेमतों की जो है वो कदर नहीं है जी। एक नेमत का आपने जिक्र किया, पानी जी। आपको पता है कि हमारे शुमाली इलाका जात में कितने ग्लेशियर्स हैं? हाँ, 7572 अल्लाह अकबर ग्लेशियर्स। कमाल हो गई। और हमारे इस खित्ते को दुनिया का तीसरा कुतुब कहा जाता है, पोल कहा जाता है। हमारे रिजर्व्स में से हमारे ग्लेशियर यही है ना कि बर्फ़ पड़ी, बर्फ़ का पहाड़ बन गया, फिर वो ऐसा ऐसा पिघलता रहा और वो पिघला हुआ पानी चश्मों से, नालों से ऐसा ऐसा चलता हुआ दरियाओं में, झीलों में जो है वो आता है और वही पानी जो है वो नीचे जाता है। ठीक है, तो इस नेमत का आपने जिक्र किया, तो हमें वाकई इसके बारे में सोचना चाहिए। खुदा ना करे ना करे ना करे आने वाले 10-20 साल जो है वो पाकिस्तान के लिए पानी के हवाले से बहुत मुश्किल हो। ऐसा ही है। ठीक है, तो हम वापस दरख्तों की तरफ आते हैं। तो माहौल को बचाने के लिए
टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए। सो मच सो दरख्त जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन को कम करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल माल है। यानी हवा में जो गैसें, जो कार्बन, जो गर्दो गुबार होता है, उसको तो आप दरख्त के किनारे लगे हुए किसी दरख्त के पत्ते को ज़रा उलट के देखिए जी, उसमें बहुत सारा धुआं, बहुत सारी गर्द, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब कर रखी हों। ऐसा ही है, ठीक है। तो आप जितने दरख्त लगाएंगे उतनी पोल्यूशन, उतनी आलूदगी जो है वो कम होगी। ठीक, नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो भी ये दरख्त जो है वो कम करते हैं। और इसके अलावा बेशुमार आप देखें परिंदों को, चरिंदों को, दरिंदों को दरख्तों की ज़रूरत है। दरख्तों की खो में वो रहते हैं, दरख्त ना हो तो परिंदे कहाँ घोंसले बनाएं। सही बात, ठीक है। तो उनकी शेल्टर, यानी पूरी हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए भी दरख्त ज़रूरी है। उसकी सारी खुराक, यानी ये एक पूरा एक इकोसिस्टम है। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े वो दरख्तों पे पलते हैं, उनको आगे फिर परिंदे खाते हैं, परिंदे जो हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है। तो दरख्त के कम होने से ये पूरी बायोडाइवर्सिटी, पूरा इकोसिस्टम ये डिस्टर्ब हो जाएगा, गैर मुतवाज़िन हो जाएगा। जनाब न्याज़ी साहब, बहुत खूबसूरत बातें डॉक्टर साहब ने फरमाई हैं और बड़ी अहम है। कुछ दरख्त जो मकामी होते हैं वो वाक़तन उस खित्ते के लिए सबसे मुफीद होते हैं, या कहीं बाहर से मंगवा कर दरख्त लगाने का तजर्बा भी कामयाब होता है? और क्या कुछ दरख्तों के नुकसानात भी होते हैं, कोई माहौलियाती नुकसानात? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया, बात करने का मौका दिया। तो मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी जब शुरू हुई तो साथ ही दरख्त भी आ गया। बिल्कुल। तो अगर हम दरख्त को ये कहें कि दरख्त ही हमारी ज़िंदगी है, बेशक, तो ये बेजा नहीं होगा। बेशक, क्योंकि किसी भी लाइफ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, और ऑक्सीजन जो है वो दरख्तों की मरहून मिन्नत। क्या बात। नंबर 2, ज़िंदगी के लिए खुराक ज़रूरी है, खाने पीने के लिए आपको दरख्तों की मरहून मिन्नत, बहुत बड़ा ज़रिया है ये। इवन के डॉक्टर साहब ने जिक्र किया पानी का, तो पानी भी डॉक्टर साहब ऑक्सीजन के बगैर नहीं बन सकता। H2O फार्मूला है, ऑक्सीजन के बगैर पानी भी नहीं बन सकता, जो लाइफ लाइन है हमारी। तो उसके लिए भी हम दरख्तों के मरहून मिन्नत हैं। तीसरी चीज़ जो है वो होती है रहन सहन, जिसको हम घर कहते हैं या हैबिटेट कहते हैं। उसके लिए भी दरख्त से ही ज़रूरी हैं, उसी से ही हमें मटेरियल मिलता है, उसी से ही हम अपनी ज़िंदगी को आगे चलाते हैं। तो इसमें कुछ दरख्त जो हैं वो हमारे इंडिजिनस या लोकल होते हैं, और कुछ जो है वो एग्जोटिक हम उनको कहते हैं या इंपोर्ट किए हुए होते हैं। ठीक है। तो हर इलाके के लिए जो उनके लोकल या इंडिजिनस फ्लोरा होता है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। सही। उसकी वजह ये होती है कि वो उस एनवायरनमेंट को में सर्वाइव करता है और उस एनवायरनमेंट को कोप अप करता है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लोकल फ्लोरा है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इसको प्रिजर्व और कंजर्व करने की ज़रूरत है। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कई जगहों पे हमने नेशनल पार्क्स का दर्जा दिया है कुछ जगहों को, जहाँ पे हमारा नेचुरल फ्लोरा और फाना जो है वो प्रिजर्व है जी। तो इसीलिए ज़्यादा अहमियत हमें अपने लोकल फ्लोरा को देनी चाहिए, मकामी दरख्तों को देनी चाहिए। हमें डॉक्टर साहब इस सिलसिले में कोई कोशिश करनी चाहिए ना? ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। शीशम खत्म हो गया, ऐसे ही शीशम खत्म हो गया, कीकर खत्म हो गया, बेरी खत्म हो रही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक और भी सजेशन भी देना चाहूँगा अपनी अथॉरिटीज़ को, अपनी हुकूमत को, कि जैसे जैसे हम मोटरवेज़ का जाल बिछा रहे हैं मुल्क में, तो उनके साथ साथ ये नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ या जो मोटरवे अथॉरिटीज़ हैं उन पे ये भी लाजिम कर देना चाहिए कि जो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं उसमें दरख्तों को ज़रूर शामिल करें और माहिरीन से मशवरा शोबे से मुताल्लिक हमारी खिदमात हाजिर हैं। हम हर वक्त हाजिर हैं कि जो भी मोटरवे बनाएं उनके किनारों पे लोकल फ्लोरा को प्रिजर्व कर देना चाहिए। सर जो डॉक्टर साहब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपकी बात काटूं है तो जसारत प्लीज़। कदीम जो हमारी शाहराहें और रास्ते थे उनके इर्द गिर्द जो दरख्त होते थे वो इसका मतलब ये था कि वो ज़्यादा बाशूर लोगों ने लगाए हुए हैं, क्योंकि अब लोग जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ।
जो जो हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं साथ ही पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। जितनी पोल्यूशन बढ़ती जा रही है उतने ही हमें दरख्तों की अहमियत और बढ़ती जा रही है। तो जो हमारा लोकल फ्लोरा है उसको हम प्रिजर्व इसी सूरत में कर सकते हैं कि जैसे हम मोटरवे है वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जी, तो उसके साथ साथ रोड के बैंक के साथ साथ हमें अपने लोकल फ्लोरा को प्रिजर्व कर लेना चाहिए, ताकि हम आने वाली नस्लों को ये बता सकें कि ये हमारे लोकल दरख्त हैं। बाहर से आए हुए दरख्तों के कुछ मसाइल जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। तो आपने अर्ज़ किया कि वो जो बाहर से हमारे लिए दरख्त आते हैं, ठीक है, दरख्त हैं, उसकी अपनी एक अहमियत है। जैसे सफ़ेदा है, वो हमने इंपोर्ट किया जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है जी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिन है उसका। तो वो हम एक भेड़ चाल शुरू हो गई, हर जगह पे सफ़ेदा लगाना शुरू कर दिया गया। तो कुछ अरसे बाद पता चला कि ये तो हमारी ज़मीन के लिए सही नहीं है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा एवोपरेशन और पानी जो है वो जज़ब करके फ़िज़ा में छोड़ रहा है। अच्छा, तो हमारा जो वाटर टेबल है, जो ज़मीन के नीचे हमारा पानी है, वो कम होता जा रहा है, वो नीचे चल जाता जा रहा है। जो सेम और शोर ज़दा इलाके हैं वहाँ बेहतर है लगाना जी, तो ऐसे दरख्त को उस जगह लगाना बहुत बेहतर है। वहाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है जहाँ वाटर लॉगिंग है, जहाँ सेम और थोर है जी, वहाँ के जो सॉल्ट्स हैं, वहाँ का जो ऊपर का लेवल का पानी है वो उसको वो प्यूरिफाई कर देगा, उसको निकाल देगा और ज़मीन आपकी जो रेक्लेमेट हो जाएगी, वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड बन सकती है। इसी तरह आजकल जो है वो कोनोकार्पस या कोनो के नाम से एक पौधा आया हुआ है जो सुनने में आया है कि वो भी इरिटेशन काज कर रहा है, पोल्यूशन काज कर रहा है, पोल्यूशन इन द सेंस कि स्किन डिजीज़ काज करता है। तो उसको भी यानी हमें लिमिटेड कर देना चाहिए या ऐसे एरियाज़ में लगा देना चाहिए जहां हमारी पॉपुलेशन कम हो। दुरुस्त है। तो वहाँ पे डेफिनेटली जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो तो सांस की बीमारियों के मसाइल भी बनते हैं बाज़ दरख्तों से। सांस की बीमारियों के लिए जैसे ग्रीन लैंड हम बनाना चाह रहे थे, तो इस्लामाबाद जैसे शहर में ब्रोसोनेशिया या पेपर मलबरी को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो वो पॉलन एलर्जी काज कर रहे हैं सर, जो आपको बिल्कुल हमारे हैं कि सांस की बीमारियां काज करते हैं। इस्लामाबाद में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है जी। तो ऐसे प्लांट्स को अवॉइड किया जा सकता है या ऐसी जगह लगाया जा सकता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, आबादी कम है, ऑक्सीजन की तो डेफिनेटली ज़रूरत है, तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आखिरी आपसे इस पहले मरहले में ये करना चाहूँगा कि ये जो बाहर से हम पौधे मंगवाते हैं, क्या उनमें ये सलाहियत भी होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मकामी माहौल और मौसम के साथ हमाहंग हो जाएं? डेफिनेटली सर, प्लांट्स जो हैं वो हर जगह अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए वो, जैसे मैंने पेपर मलबरी का जिक्र किया, तो अब सारे इस्लामाबाद में आपको वो नज़र आता है, हर जगह नज़र आता है। तो वो अडॉप्ट कर गया है इसमें, इस ज़मीन को, इस एनवायरनमेंट को हमारे को अडॉप्ट कर लिया उसने। या सफ़ेदा है, ये आपको हर जगह नज़र आता है। या कोनोकार्पस है, वो भी लगाया गया है, तो रोड के साथ साथ आपको वो भी नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि वो जो है हमारे एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर गया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुकर्रम, हमें एक मुख्तसर वक्फ़ा लेना है, दुरूद पाक सुनते हैं आप और हम बहुत जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, सुबह नूर में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं शजरकारी, उसकी अहमियत पर, उसकी ज़रूरत पर, उसकी इफ़ादियत पर, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम मसले के तौर पर इस पर हमारी डिस्कशन जारी है। और हम रहनुमाई भी ले रहे हैं कुरान और हदीस से कि उसमें दरख्तों के बारे में, पौधों के बारे में, नबातात के बारे में हमें क्या इरशाद फरमाया गया है। प्रोफेसर सईद साहब, ये दरख्त लगाना एक तरह से सदका जारिया भी बन सकता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये बहुत कार सवाब है। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसान को जिस हकीकत की तरफ, जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, उसमें इंसानियत के सदहा फ़वाइद मुज़मर हैं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए, कायनातों के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पौधों पर इतना ज़ोर दिया, यहाँ तक फरमाया कि अगर क़यामत बर्पा हो रही हो जी,
और तुम्हें मौका मिल रहा हो कोई पौधा लगाने का तो उससे तुमने बाज नहीं रहना, पौधा लगा लेना। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पौधों की तरफ, दरख्तों की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए एक मकाम पर फरमाया कि जिस आदमी ने एक पौधा लगाया फिर उसकी हिफाजत करता रहा, उसे पानी देता रहा, यहाँ तक कि वो फल देने के काबिल हो गया। जब वो फल देने के काबिल हुआ तो उस दरख्त से जो कोई जिस अंदाज में फ़ायदा उठाएगा, वाह, कोई साए में बैठा है, कोई फल खा रहा है, कोई उसके पत्ते ले रहा है, कोई उसकी शाखों से फ़ायदा उठा रहा है, कोई उसकी लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है, वो तमाम के तमाम उस पौधे लगाने वाले के लिए सदका जारिया बनता चला जाए। अजर है। और इन चीज़ों से हट कर सब हम जब देखते हैं कि कायनात की वसअतों में अल्लाह ताला ने जो तरह तरह के पौधों से इसको जीनत बख्शी है, जो बारिश बरसने का सबब बन रहे हैं, जो ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं, जो हवा की रफ्तार को कंट्रोल कर रहे हैं, ये साइंसी फ़वायद तो हमारे प्रोफेसर हज़रात बता रहे हैं। लेकिन हर गया है कि अज़्ज़मीन सुभान अल्लाह, सुभान वहदहू ला शरीक लह। एक एक पौधे में जब आप गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह ताला ने उसमें रंग कैसे भरे हैं, उसमें लकीरें कैसी लगाई हैं, तो उसकी कुदरत के जो शाहकार सामने आते हैं। और फिर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म देकर कि इनकी हिफाजत करना है, दुश्मन तुम्हारा कितना ही खबीसुल फितरत है, तुम्हारे उसने कितनी अजियतें पहुंचाई हैं, जब तुम उसको काबू कर रहे हो तो ये याद रखो कि पौधों को नुकसान न सुभान अल्लाह, क्या बात। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी जब लश्कर भेजते, वो भी इस बात का एहतमाम करते थे कि फसलें ना उजाड़ी जाएँ, किसी दरख्त को ना काटा जाए, पौधों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। इन तमाम हक़ाइक़ की तरफ सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई। और फिर ये कि साए से फ़ायदा उठाना, जी हम ये देखते हैं कि सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कायनात की हर चीज़ को इंसान के लिए मुफीद बनाकर उसके सामने रख दिया, तो उन चीज़ों ने भी सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार किया। हुजूर वो दरख्त देखिए जो इजहार नबुव्वत से पहले आप पर सलाम रहब का, वो यानी आपको देखकर आप पर झुक रहा है। पढ़ा बेजुबानों ने कलमा तुम्हारा, है संगो शजर में भी चर्चा तुम्हारा। सुभान अल्लाह। आप दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से बैत लेने लगे तो उस दरख्त को अल्लाह ने वो इज्जत दे दी। क्या बात। इन्नमा युबायिऊनका तहत शजरा, उस दरख्त का जिक्र कुरान करीम के अंदर आ गया। तो जिस चीज़ से उम्मत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यार किया हो और फिर वो इंसान को बारिश लाने का सबब बन रहा है, उसके लिए सैलाबों को रोकने का सबब बन रहा है, कितने फ़वायद हैं, तो कौन सा ऐसा उम्मती होगा जो पौधों से प्यार न करे, उनकी देखभाल न करे, उनकी हिफाजत न करे, उनको लगाने में, उनको जगह जगह फैलाने में अपनी कुव्वतें सर्फ न करे। हज़रत मरियम के बारे में भी किसी दरख्त का जिक्र है? जी उन्होंने तो ये है ना कि वो तो एक खुश्क तने को हाथ लगाया, हुज़्ज़ी इलैका, इसको अपनी तरफ हरकत दो, तुम पर तरोताज़ा खजूरें डाल देगा। हज़रत मरियम सलाम, ये तो आपके यानी हज़रत मरियम की करामात में से है। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बारहा इंसानों को जानवरों की हिफाजत और पौधों की हिफाजत की तरफ लश्कर में सफ़र के दौरान भी तवज्जो दिलाते रहे कि इनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, इनकी देखभाल की जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें ये तालीम दी कि मैंने एक दरख्त लगाया है और मैं उससे फ़ायदा नहीं उठा सका, मेरी उम्र इतनी नहीं थी जी, तो इस बुनियाद पर उससे हट जाना कि इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, फरमाया कि तुम्हारे बुज़ुर्गों ने तुम्हारे लिए ये लगाए, तुम उनसे फ़ायदा उठा रहे हो और तुम जब इनकी हिफाजत करोगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाओगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें वो तुम्हारे लिए सदका जारिया बनते रहेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पौधों को सदका जारिया करार देकर इंसानियत पर अज़ीम एहसान फरमाया। फैसल जमील साहब, मैं ये पढ़ के बहुत हैरान हुआ कि हज़ारों साल पहले मिस्र की तहज़ीब में ये रिवायत थी
कि मरने वाले के जो अहम कारनामे होते थे वो उसकी कब्र की लौह पर, कतबे पर या दीवारों वगैरह पर लिख दिए जाते थे। तो एक बादशाह की कब्र पर यह लिखा हुआ मिला कि मैंने ज़िंदगी भर किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाया और मैंने दरियाए नील का पानी आलूदा नहीं किया। अंदाज़ा फरमाइए, यानी कैसा काबिल फ़ख्र बात समझकर, और कितनी दानिश वाली बात है और बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब, हमने कोई क्या में पाकिस्तान के बाद जंगल लगाए हैं और क्या ज़रूरत है कोई इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इस सिलसिले में कोई इकदाम करने की? ये छांगा मांगा का आपने नाम सुना हो? जी। ये जंगल अंग्रेज़ ने उस वक्त लगाया था जब यहाँ पे रेल जो थी वो बिछाई गई थी, रेलवे लाइन बिछाई गई थी और रेल के इंजन लकड़ी से चलते थे। उसको हर 100 मील के बाद लकड़ी की जो थी वो ज़रूरत होती थी। तो ये जंगल तकरीबन कोई 100-125 साल जो है वो कोयले के इंजन जो होते थे उनको ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे तो इल्म में ऐसा नहीं है कि किसी भी हमारी हुकूमत ने कसदन कहा हो कि ये भाई ये 10 स्क्वायर मील का जो एरिया है यहाँ सिर्फ जो है वो दरख्त लगाए जाएंगे, यानी इंटेंशनली। जी, ऐसा नहीं किया। कोई ऐसा पार्क, कोई ऐसा नेशनल पार्क नहीं बनाया गया जहाँ बाफरात दरख्त जो हैं वो सिर्फ लगाए जाएँ। इंडस्ट्रियल स्टेट्स आपको बहुत मिल जाएंगी, बिल्कुल ऐसा। आपको डेवलपमेंट वो बहुत सारी कॉलोनीज मिल जाएंगी कि कतों के कते जो हैं दरख्तों के वो साफ़ कर दिए गए, यहाँ कॉलोनी बननी है। अल्लाह अल्लाह। चाहिए तो ये कि आप एक दरख्त उस वक़्त काटें जब 2 दरख्त लगा के दिखा दें कि ये 2 दरख्त मैंने लगा दिए। वाह, बिल्कुल बहुत ठीक है। ये अभी मुझे कुछ साहब बता रहे थे, ये UAE में वहाँ तो है बड़ी वो कहता है दरख्तों वगैरह नहीं है, रेतली ज़मीन है। उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी आपकी किसी ऐसे पौधे को लग जाती है जो दरख्त के किनारे, वो सड़क के किनारे लगाया हुआ है, तो ये नहीं कि आपको जुर्माना होगा। उस पौधे ने अगर वो 10 साल का होना था, 20 साल का होना था, तो यू हैव टू पे फॉर ऑल दोज 20 ईयर्स। अल्लाह अकबर, क्या बात है, ये बात हुई ना जी। वाह वाह वाह, उनको कदर है ना जी कि आपको वो 20, 30, 50 साल का पूरा हर्जाना देना पड़ेगा जो आपने उस दरख्त को जो है वो ज़ाया किया। वाह वाह। डॉक्टर साहब, ये दरख्त जो है ये यानी ज़िंदगी की एक बहुत अहम किस्म है। पहले तो डॉक्टर साहब देखिए ना कि कितना अल्लाह का अपना इंतज़ाम था, दरियाओं के इर्द गिर्द बेले, जंगलात बहुत कसरत से। बिल्कुल बेले थे। अब भी मैं कहता हूँ कि ये हमारे चिनाब और रावी इनके जो बेड्स हैं, इनके दरमियान, इनके साइडों पे अगर बेशुमार दरख्त लगा दिए जाएं तो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ जो है ना वहाँ बेशक ऐसा बेहतर तो हो। लेकिन हमारे आप देखें, ये हम जाते रहते हैं इधर खानसपुर नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ दरख्त जो है ना वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं। मरी जो कभी यानी बड़ी एक शान होती थी और बड़ा टेम्परेचर वहाँ पे डाउन होता था, यानी मरी में मैं आई बिलीव बहुत पहले गया था जी। उस वक़्त पंखा यानी कोई एसी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। पंखे जो थे वो हमारे बड़े बड़े खाल थे, ठीक है। और ऊपर अगर चले जाएँ खानसपुर की तरफ या यूबिया या न, तो इतने घने वो जंगलात होते थे देवदार के और बड़े बड़े वो। हाँ जी। तो लेकिन अब मतलब गर्मी भी बढ़ रही है, आलूदगी भी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। जब आप दरख्त कम कर देंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। और एक और बात में जो मैं आपको पिछली उसमें बतानी भूल गया कि ये अब शोरगोगा हो रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बढ़ेगी, जितना हम फ्यूल जलाएंगे, जितना हम कोयला जलाएंगे, गैस जलाएंगे, डीजल जलाएंगे, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा। और उनको अगर कोई एब्जॉर्ब कर सकता है, जज़ब कर सकता है और उसकी ऑक्सीजन बना सकता है तो सिर्फ दरख्त हैं। अल्लाह अकबर। कार्बन डाइऑक्साइड से लेबॉर्ट्री में ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना इतना आसान काम नहीं है। दरख्त उसको जो है वो चुटकी में कर लेता है। सूरज की लाइट चाहिए, पानी चाहिए, दरख्त उसको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन जो है वो देता है। डॉक्टर साहब, आपके इल्म में कोई ऐसी निजी या सरकारी या नीम सरकारी तंजीम या NGO है जिसका मकसद ही शजरकारी हो? ये इंडिविजुअली लोगों ने शायद हो कोई कोशिश की है। मुल्तान में एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने एक गुठली प्रोग्राम शुरू किया था।
तो वो उन्होंने गुठलियाँ तकसीम करनी शुरू की कि इनको आप बोएं और इनसे पौधे लगाएं। लेकिन कोई मैं कहता हूँ ना कि एक हमें जो एक माइंडसेट हमारा एक शऊर जो है ना वो नहीं है और हमारे पास बहाने बहुत है, ज़मीन नहीं है जी, टाइम नहीं है जी। मैं आपको एक छोटा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें, बिल्कुल मैं, ये बहुत पुरानी बात है, रावलपिंडी गया, वहाँ बड़ी पुरानी टैक्सियाँ चलती थी, तो मैंने टैक्सी एक हायर की। तो मैंने, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं अक्सर ड्राइवर के साथ बैठ जाता हूँ, गपशप लगाते रहता। तो ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोला, मैंने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ बैठूँगा। कहता सर 1 मिनट फिर आप ठहरें। उसने वो आगे से ना एक गमला उठाया और वो पीछे रखा और मुझे कहता है सर आप आ जाएं। क्या बात। उस गमले में एक पौधा और उस पौधे में 2-3 फूल लगे हुए। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है? सर ये मेरे साथ ही रहता है। सुभान अल्लाह, मुझे इससे प्यार है और मेरे घर में भी बहुत सारे पौधे। रोज़ाना मैं सुबह एक गमला जो है वो अपने साथ रख लेता हूँ और सारा दिन जो है वो मेरे साथ रहता है। वाह जी वाह। तो मुझे ये हुआ कि उसके लिए फिर जगह घर में नहीं चाहिए, दिल में चाहिए। और ये पौधे और दरख्तों के तोहफे भी तो दिए जा सकते हैं कि भाई आप लगाएं, मोटिवेशन। सर इनमें आप न्याय साहब को ज़्यादा पता होगा, इस लाइफ में ये लाइट का शऊर रखते हैं, ये वक्त का शऊर रखते हैं, ये मौसम का शऊर रखते हैं। देखें ना, पूरी रात कली जो है वो बंद रहती है। वाह सुभान अल्लाह। सूरज की लाइट पड़ती है तो वो फूल बन जाता है। क्या बात। हर फल जो है वो अपने मौसम में आता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो टेम्परेचर का इनको शऊर है, इन लाइट का इनका शऊर है, वक्त का इनको शऊर है। ठीक है, तो ये एक पूरी एक लाइफ है और हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारी जो लाइफ है, जिसे हम एनिमल लाइफ कहते हैं, हम इस बोटानिकल लाइफ को जो है वो ख़त्म करें। बहुत खूब, बहुत खूब। नियाज़ी साहब ये फरमाइए कि मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक आम शहरी के तौर पर पौधे लगाना चाहूँ तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन कौन से पौधे लगाऊं जो थोड़ी बहुत देखभाल से आसानी से हो भी जाएं, मुफीद भी हों, अच्छे भी हों? जी डॉक्टर साहब, हम पौधों को 3 तरीक़ों से कंज़र्व कर सकते हैं। अच्छा जी। और सबसे पहले जो है वो हम हाउस होल्ड यानी घर से ही शुरू करते हैं। ये 3 तरीके हैं। नंबर 1 जिसको हम बागबानी या गार्डनिंग कहते हैं। नंबर 2 जिसको हम प्लांटेशन कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कैंपेन होती है, उसमें हम दरख्त लगाते हैं। सही। नंबर 3 जो है वो फॉरेस्टेशन है। ये 3 तरीके हैं जिनसे हम दरख्तों को बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, कंजर्व और प्रिजर्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जब हम मुहिम चलाते हैं शजरकारी की हर साल, कोई आदाद शुमार हैं कि उनमें से कितने पौधे फिर सर्वाइव करते हैं? जी डॉक्टर साहब, इसकी बहुत ज़रूरत है। आदाद शुमार नहीं रखते लोग या गवर्नमेंट के पास नहीं होते। हम दरख्त लगा तो देते हैं लेकिन उसकी केयर नहीं करते। क्योंकि आज का प्रोग्राम प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से हो रहा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि जो भी प्लांटेशन कैंपेन स्टार्ट हों उनका ये ध्यान रखा जाए कि जो प्लांट्स लगाए हैं उनको मोर्टेलिटी रेट भी बिल्कुल लगाया जाए और उनकी केयर भी की जाए, बच्चों की तरह उनकी देखभाल की जाए कि वो खुद कफील हो जाए। तो डॉक्टर साहब, इसमें जब हम बागबानी की तरफ आते हैं जो कि एक बहुत लिमिटेड है, घरों में जैसे लगाते हैं, तो हमें घरों में ज़रूर प्लांट्स लगाने चाहिए। बेशक हम बड़े जो कहते हैं सायादार दरख्त नहीं लगा सकते, तो फलदार फूलदार दरख्त लगा देने चाहिए। अगर हमारे दरख्त घरों में पेव्ड एरियाज हैं, पक्के घर हैं, हम टाइल लगा देते हैं, हम पत्थर लगा देते हैं, तो हमें गमलों की सूरत में जो है वो प्लांट्स को अपने घर को सजाना चाहिए। बिल्कुल ये हो सकता है। तो उसका इफ़ेक्ट होता है, जब आप सुबह बाहर निकलेंगे कमरे से तो वो देख के आपकी नज़र जो है उस पर बड़ा इम्पैक्ट होता है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है सर। उसके बाद नंबर 2 आ जाती है प्लांटेशन। ये जो प्लांटेशन डॉक्टर साहब हम करते हैं, इसमें पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि हम फिर उसका ख्याल नहीं रखते, तो ये प्लांटेशन हमें ज़रूरी कर देनी चाहिए स्कूल लेवल से जी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर जैसे बच्चा पैदा होता है और हम उसका नाम रजिस्टर्ड कराने जाते हैं, तो हर बच्चे के पैदा होने के साथ उसके नाम का एक दरख्त लगाना चाहिए और वहाँ रजिस्टर्ड करवा के आना चाहिए कि ये नाम है, उसके नाम का ये पौधा हमने लगाया है, और उसके साथ साथ उसकी केयर करनी चाहिए और वो बड़ा हो जाए। बहुत सारे ममालिक में बच्चों को शजरकारी का बहुत शऊर दिया जाता है, जैसे सिखाया जाता है। डॉक्टर साहब, चाइना ने अपने जो माउंटेनियस एरियाज, बंजर एरियाज थे, वहाँ दरख्त लगा के जंगल बना लिया है डॉक्टर साहब, और हम बहुत पीछे हैं। इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया कि जब लोग फौत हो जाते हैं तो दरख्त चूँकि सदका जारिया हैं,
तो जो हमारा इंडिविजुअल इस दुनिया से चला जाता है उसके नाम का हम बेशक उसी कब्रिस्तान के साथ एक दरख्त लगा दें, बिल्कुल, जो उसके लिए सदका जारिया बन जाएगा और वहाँ कब्रिस्तान में आने वाले लोगों के लिए शेड प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा जो है डॉक्टर साहब फॉरेस्ट्री है। हमारे फॉरेस्ट जो हैं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पहले हम बहुत फार बिहाइंड द स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारे मुल्क में UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2% फॉरेस्ट है। अच्छा, जबकि हमारे सिर्फ 2% सर, जबकि हमारे अपने लोकल फॉरेस्ट सर्वे के मुताबिक हम 5% उसको काउंट करते हैं। ये भी फार बिहाइंड है, हालांकि एक मुल्क को एटलीस्ट 25% जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। तो जैसे जमील अनवर साहब अर्ज कर रहे थे कि वो हम जाते हैं जब नॉर्दर्न, मोस्टली हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं या KPK के एरियाज़ में हैं, तो वो अर्बनाइजेशन की वजह से डॉक्टर साहब बहुत डिक्लाइन हो रहा है वो एरिया। हाँ, एक वक्त था 10, 15, 20 साल पहले जब हम अपनी रिसर्च के सिलसिले में इन एरियाज़ में जाते थे तो घने जंगलात थे, बिल्कुल, हमें वहाँ अपनी रिसर्च के लिए एक्सेस मटेरियल मिल जाता था, मशरूम्स मिल जाते थे, फौना मिल जाता था, फ्लोरा मिल जाता था, मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब ये विदिन 15 to 20 ईयर्स में इतनी अर्बनाइजेशन हो गई है कि वो सारे दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं, यानी 42,000 हेक्टर्स पर ईयर हमारी फॉरेस्ट जो है वो कम हो रही है। तो अगले 4-5 साल में क्या बनेगा? तो अगले 10 साल में, 15 साल में तो मेरा ख्याल है हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए कुछ नहीं छोड़ सकेंगे। तो वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और क्लाइमेट चेंज का जो आजकल दुनिया का सबसे बड़ा मसला है उसकी मेजर रीज़न ये है कि हमारे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। तो इसको हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। इसके लिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि मीडिया जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेट करे ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, और हम जो है वो इंडिविजुअल लेवल से लेके गवर्नमेंट लेवल तक इसको जो है वो एक कैंपेन की सूरत में एक सदका समझ के, एक ऑब्लिगेशन समझ के हम प्लांट्स को जो है वो लगाएं और उनको प्रिजर्व करें और उनका केयर करें। डॉक्टर साहब, मैंने एक दफ़ा कुछ आदाद व शुमार जमा करने की कोशिश की ज़ाती सतह पे कि जो बहुत बड़े ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, उनके रकबों का कोई हिसाब ही नहीं है कि उन्होंने कोई एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ मखसूस किए हैं शजरकारी के लिए और वहाँ महज दरख्त हैं। तो वो कोई जितना मुझे डेटा इकट्ठा हो सका वो कोई बहुत काबिल फ़ख्र नहीं था सर, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि काबिल अफसोस था। तो अगर हमें शऊर ही नहीं है और हम ये ज़िम्मेदारी ही नहीं समझते हैं कि आने वाली नस्लों को एक बेहतर मुस्तकबिल देना है, और ये कुदरती ज़खायर हैं, एक तरह से अल्लाह की नेमतें हैं कि हम बेहतर अंदाज में आगे पहुँचाएँ, तो ये तो अफसोसनाक है। आपका तो ज़ाहिर है ये फील्ड है। ये जब पाकिस्तानी हमारे वजूद में आया पाकिस्तान, तो 4% रकबे पे जंगलात थे, अब 2% पे आ गए हैं। हो फॉरेस्ट एक पूरा महकमा था जिसके पता नहीं कितने वो होते थे बंगले, जी अब भी हैं डॉक्टर साहब, लेकिन उनको लेकिन उनको फाल करने की ज़रूरत है, उनको एहतिसाब की ज़रूरत है कि वो प्लांटेशन करते हैं तो उसकी केयर करें। डॉक्टर साहब, एक नया कॉन्सेप्ट आजकल चला है मिवाकी फॉरेस्ट के हवाले से, तो वो जो है वो कंसेप्ट अच्छा है कि आप जैसे डॉक्टर जमील अनवर साहब फरमा रहे थे कि थोड़े थोड़े एरियाज़ में बहुत सारे इकट्ठे दरख्त लगा दें, जो कि हमारे लिए जो है वो आने वाली नस्लों के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें, और हम किसी लेवल तक ये जो डेफिशिएंट हैं हम फॉरेस्ट में उसको कवर, उसकी कमी पूरी हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। नाज़रीन मुकर्रम, किताब शिफा से एक वजीफ़ा, खेतों और बागात की शादाबी का अमल। अल्लाह ताला का इसमें मुबारक या हलीमो 1000 मरतबा कागज़ पर लिख कर पानी में भिगो कर वही पानी अगर खेत में डालें तो वो खेत और बाग बहुत सरसब्ज़ और शादाब हो जाएंगे। अल-मोजम अल-कबीर में ये लिखा गया है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम शेर खुदा का कौल मुबारक है, अपने अंदर उस बुर्दबार दरख्त जैसी सिफ़ात पैदा करो जो ख़ुद तो धूप में जलता है लेकिन अपने साथ वाबस्ता मखलूक को अपने फल और साए के ज़रिए नफ़ा और सुकून पहुँचाता है। आज के अखबार रोज़ 92 न्यूज़ में शजरकारी की फ़जीलत और अहमियत पर बहुत उम्दा मज़मून शाया हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। प्रोग्राम की तफसील जानने के लिए सुबह नूर के एक्स को फॉलो करें, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, प्रोग्राम देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह फरमाएँ। अब आप हम सब मिलकर लगाते हैं वो नारा जो हमारे दिल की आवाज़ है, हमारे रूह की पुकार है
कि और नारे मकसद पाकिस्तान हमने उसका नाम रखा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।